नमक का समुंदर। चारों तरफ फैली सफ़ेदी के बीच ट्रक बंद हो गया। मैंने गैस पैडल दबाया, कुछ नहीं हुआ। पापा ने दरवाजे का हैंडल पकड़ा और कहा, माया, पानी अंदर आ रहा है। हम बोलीविया में थे, सलार डी यूनी में। नमक का एक ऐसा समंदर जो कभी ख़त्म नहीं होता। हम उनके 60वें जन्मदिन के लिए आए थे। वह ज़मीन पर आसमान देखना चाहते थे। मैं रेगिस्तान में आर्मी के ट्रक ठीक करती थी। लाइट जलने से पहले ही इंजन की खराबी का पता लगा लेती थी और जब और गड़बड़ होती थी तो किसी और को स्टीयरिंग नहीं छूने देती थी। वहाँ की रोशनी आम रोशनी नहीं थी। वह एक तेज, सपाट, सफ़ेद रोशनी थी जो नमक और खारे पानी की पतली परत से टकराकर आँखों में चुभती थी, जिससे आँखों से पानी निकलने लगता था। धूप होने के बावजूद हवा ठंडी थी और उसमें नमक और पुराने पत्थर की महक थी। ट्रक के पिछले हिस्से की लकड़ी सालों से नमक के संपर्क में रहने के कारण फूलकर फट गई थी। धूप की वजह से पापा का चेहरा लाल हो गया था और पतली हवा में उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। खारा पानी अब हमारे टायरों के ऊपर तक आ गया था। हमें धक्का देना होगा, मैंने कहा। हम नहीं कर सकते, उन्होंने कहा। देखो। ट्रक एक नरम जगह पर धंस गया था, खारे पानी का गड्ढा। पिछले पहिए अंदर चले गए थे। सफ़ेद परत के नीचे काली कीचड़ थी जो गोंद की तरह चिपकी हुई थी। मुझे एक सपाट पत्थर मिला और मैंने उसे टायर के नीचे फंसाने की कोशिश की। हाँ, टायर ने पकड़ बनाई और हम 2 फीट आगे बढ़े, लेकिन उस हरकत से हमारे पीछे की परत टूट गई और पूरा ट्रक बाईं ओर झुक गया, जिससे पानी तेजी से अंदर आने लगा। पापा, बाहर निकलो, नमक पर खड़े हो जाओ। अगर मैं बाहर निकला तो तुम अकेली फंस जाओगी, वह चिल्लाए। उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। वह 70 साल के थे, 60 के नहीं। मैं हमेशा उन्हें जवां महसूस कराती हूँ और ऊंचाई वाली जगहों पर उनका दिल कमज़ोर पड़ जाता है। तभी हमने आवाज़ सुनी, एक हॉर्न की आवाज़, दूर से। एक छोटी वैन, टूरिस्ट वैन, वह भी फंसी हुई थी, शायद 300 मीटर दूर। उसके बोनट से धुआं निकल रहा था। एक औरत हाथ हिला रही थी। उसके साथ 2 बच्चे थे। पापा, हमें उनकी मदद करनी होगी। माया, अगर हम उधर गए तो हम यह ट्रक खो देंगे। हमारे पास रेडियो नहीं होगा, हम यहीं मर जाएंगे, उन्होंने कहा। और वह सही था। और अगर हम नहीं जाते तो वे बच्चे चले जाते, मर जाते। मैं दौड़ी। नमक से मेरे पैरों में जलन हो रही थी। सूरज की गर्मी मेरी त्वचा पर सफ़ेद आग की तरह लग रही थी। मैंने अपना रेडियो और पानी पापा के पास छोड़ दिया क्योंकि उनके हाथ कांप रहे थे और मुझे डर था कि कहीं वे गिर ना जाएं। वह औरत रोते हुए बोली, हमने पार करने की कोशिश की थी। उसकी बहन भी उसी नरम परत में फंस गई थी, लेकिन बुरी तरह। पीछे की सीट पर एक बच्चा रो रहा था, उसके पैर पानी में थे। हाँ, मैंने उनकी वैन चालू कर दी। उनकी फ्लैट 50 बैटरी कम हो गई थी। सूरज डूब रहा था और ठंड बढ़ रही थी। रात में सॉल्ट फ्लैट, नमक के मैदान पर पड़ने वाली ठंड बिल्कुल अलग होती है। यह ऐसी ठंड है जो आपकी जैकेट के सिलवटों, लकड़ी और धातु में घुस जाती है और आपकी सांसों को छोटी सफ़ेद भाप में बदल देती है, जो बहुत जल्दी गायब हो जाती है। और मेरे पापा के होंठ नीले पड़ रहे थे। पापा, आप गाड़ी चलाइए, मैंने कहा। क्या? नहीं, तुम चलाओ, तुम हमेशा चलाती हो। मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। सूरज की रोशनी मेरी आँखों में पड़ रही है। आपको गाड़ी चलानी होगी और मुझे धक्का देकर आपको रास्ता दिखाना होगा। मेरी कमजोरी थी कंट्रोल। मैंने कभी किसी और को गाड़ी नहीं चलाने दी, तब भी नहीं जब मैं डरी हुई होती थी। खासकर उन्हें तो बिल्कुल नहीं। मुझे लगता था कि अगर मैं स्टीयरिंग व्हील
को कसकर पकड़ कर रखूंगी तो किसी को चोट नहीं लगेगी। मुझ पर भरोसा करो, उन्होंने धीरे से कहा, जैसे मैंने तुम पर भरोसा किया था जब तुम छोटी थी और तुमने मेरी पुरानी बाइक ठीक की थी। वे स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठ गए। उनके हाथ काँप रहे थे। मैं बर्फीले खारे पानी में खड़ी होकर धक्का देती रही और चिल्लाती रही, बाएं बाएं और गैस दो, धीरे धीरे, आराम से। और 10 साल में पहली बार मैंने किसी और को कंट्रोल करने दिया, जबकि मैं खुद खतरे में थी। टायर जम गए, दोनों गाड़ियां चल पड़े। हम सब धीरे धीरे उस नरम गड्ढे से निकलकर सख्त सफ़ेद चमकते नमक पर आ गए। बाद में हम सब अपने ट्रक के पीछे हीटर चलाकर बैठे थे। हम पांचों एक ही थर्मस से चाय पी रहे थे, शांत, गर्म और सुरक्षित। अब यह कहानी यहीं ख़त्म होती है। थैंक्स।